गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग पिछले क्लास में देखा था कि आपका दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि। लास्ट हम लोगों ने वृद्धि संधि देखा था। अब उससे आगे इस स्वर संधि में आज हम लोग देखेंगे यन संधि। जैसा कि मैंने पहले से लिख दिया है यन संधि। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे वीडियो को बड़ा ही ध्यान से देख रहे होंगे और जो कुछ ऐसी कुछ समस्या है उसको आप कमेंट ज़रूर करेंगे और ये भी आग्रह है कि उसे शेयर भी करें और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे ताकि हमें भी एक मनोबल बने, मुझे भी लगे कि भाई बच्चे क्या सीख रहे हैं, थोड़ा फीडबैक भी हमें मिले। इसलिए आप कमेंट भी दीजिए, कहीं कुछ अगर हमसे और कुछ उसमें अच्छी तरह से सुधार कर सके तो ज़रूर मैं करूँगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें यन संधि जो चौथा है, फोर्थ, इसमें यन संधि हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के अंतर्गत। तो यन संधि के लिए इसका सूत्र है इको यनची। इको यनची, ये सूत्र है यन संधि का। ये यन संधि का सूत्र हुआ इको यनची, यन संधि का इको यनची। इसमें यदि इसको आप तोड़ते हैं तो देखिए कितने सारे वर्ण निकलते हैं। इको यनची में इकह। सूत्र को तोड़ने का उद्देश्य ये है मेरा कि इसके सूत्र को समझने में, इसके अर्थ को समझने में हमें काफ़ी आसानी होती है। यदि हम सूत्रों को अलग नहीं करते हैं, तोड़ते नहीं हैं, तो उसके अर्थ को निकालने में हमें काफ़ी परेशानी होती है। इसलिए सूत्र के अर्थ को, इसकी परिभाषा को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम उसके अलग अलग पदों को कर दें। इसलिए हर बार हर संधि के सूत्रों को मैं बार बार तोड़ता हूँ। तो इकह ओ टूट करके विसर्ग हो जाएगा। तो इकह यन प्लस अची। ये स्वर संधि में बड़ा इंपॉर्टेंट संधि है यन संधि। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। कई बार संधि या संधि विच्छेद करने में काफ़ी उसमें उन्हें डाउट होता है। तो मैं चाहूँगा कि थोड़े से आप ध्यान से देखेंगे एक एक पॉइंट्स को गौर से। पहले तो जैसा कि मैंने पहले आपको प्रत्याहार बताया था, ऐ ऊन री लिरिक ए ओंग ऐ औच है वरट, इस प्रकार से 14 जो माहेश्वर सूत्र हमने आपको बताए थे, उसी माहेश्वर सूत्र से आप इसको चुन करके बनाइएगा। जैसे कि इक है, इकह मूल शब्द इक हुआ, इकह में षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। फिर इस प्रकार से यन बचा, आज फिर यन के जोड़ अच्छी, इससे अच्छी निकला। तो 3 इसमें प्रत्याहार आपको मिले। तो एक बार इसके हम अर्थ को आपको मैं बता दे रहा हूँ सामने। इकह, इकह मतलब हो गया इक का, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो इसका अर्थ हो गया इक का क्या हो, कहता है यन हो। यन ये भी प्रत्याहार है, इक भी प्रत्याहार है, यन भी प्रत्याहार है और अच्छी भी प्रत्याहार है। तो कहता है इक का यन हो जाए। यन कब हो, कहता है अच परे होने पर। अच परे मतलब बाद में। अब ये इन तीनों वर्णों को, तीनों प्रत्याहारों के अर्थ को जरा समझना जरूरी है कि क्या किसे इक कहते हैं, किसे यन कहते हैं और किसे अच कहते हैं। इक में हो गया, यहाँ यदि हम देखें ध्यान से तो इक के अंतर्गत आता है ई, ऊ, री और लिरी। ये जो 4 वर्ण हैं ये इक के अंतर्गत आते हैं। आप इसको ज़्यादा कन्फर्म हो सकते हैं। आपको जो माहेश्वर सूत्र जो लिखा गया था ऐ ऊन री लिरिक, तो ऐ ऊन से लेकर री लिरिक तक, लिरिक तक का जो क हलंत है वहाँ से यहाँ तक के बीच में देखिएगा तो ये 4 वर्ण आपको मिलेंगे इक के अंतर्गत। तो ई, ऊ, री, लिरी, इस प्रकार से यन है। तो यन संधि में है य, व, र और ल। इन चारों वर्णों को यन कहते हैं। इन चारों वर्णों को यन कहते हैं। आपको याद होगा जो मैंने पहले माहेश्वर सूत्र जो मैंने लिखाया था, ऐ ऊन री लिरिक, ऐ ऊन री लिरिक, री लिरिक, ए ओम, ए ओम,
ऐ औच, ऐ औच। इस प्रकार से ये मैंने भी केवल 4 लिखा है ताकि इसका काम अभी 4 से हम लोग चले, और भी इसके आगे आते हैं। तो अब देखिए कि जैसे ईक है तो ईक में यहाँ ऐ उनका ईक है ई, और क यहाँ क है, ईक का क है, तो क कहाँ है, ऋ का क है। तो इसको छोड़ देंगे, अ को छोड़ देंगे, मतलब ई से शुरू करेंगे, ई उ, ये लास्ट वाला को भी हम लोग छोड़ देते हैं हर बार। हर एक ग्रुप का अंतिम वाला जो हलंत वर्ण है उसको हम लोग ग्राह्य वो नहीं होता, उसको ग्रहण करने लायक नहीं होता है, वो इत संज्ञक होता है, इसलिए उसको हम छोड़ते हैं। तो ई उ री और लिरी, यही 4 वर्ण जो है यहाँ पर आपके सामने दिखाई दे रहा है, यही इसीलिए इसका नाम इक पड़ा। इसलिए मैंने आपको कहा था कि माहेश्वर सूत्र आप जरूर याद कर लीजिएगा हर समय। इस माहेश्वर सूत्र को जो कि 14 है, मैंने अभी फिलहाल 4 लिखा है, पहले मैंने 14 सूत्रों का मैंने वर्णन कर दिया है, तो उससे याद रखेंगे तो हर जगह आपको ये जो कोड वर्ड दिया गया है, जो प्रत्याहार बनाया गया है, इस प्रत्याहार को आपको समझने में सुविधा होगी। उसी प्रकार से यन है, तो यन भी इसी के आगे जैसे आप बढ़िएगा, ऐ उन री लिरिक ए ओंग ऐ औच है वरट, तो है वरट का जो य है वरट, है वरट लन, तो वहां देखिएगा ऐ औच है वरट, है वरट, है वरट लन, यमंग ननम, यमंग ननम। तो आप देखिएगा यहाँ पर अब क्या आया, यन, तो यन में कहाँ से है, ये देखिए यहाँ पर है वरट का यो है, यो आ गया, और न हलंत लन का न है, ये मतलब यो व र ल, ये जो 4 वर्ण है इनको हमने यन कहा। हमने क्या, महर्षि पाणिनि ने इसे यन प्रत्याहार के अंतर्गत रखा। ठीक है, मतलब ह को छोड़ देंगे, चूंकि ये यन यहाँ शुरू है, य से लेके न तक, देखिए य न यन बन गया। उसी प्रकार से ई का ईक बन गया था, तो य न यन, तो मतलब य से लेके न के पहले जितने सारे बीच में वर्ण आ गए उसको हमने यन कहा। तो इसी प्रकार से सारा प्रत्याहार बनता है। तो य व र ल ये 4 वर्ण यन कहलाए। तो कहता है कि ईक का यन हो जाए, मतलब ई उ री लिरी, ये जो है वो क्रमशः किस में बदल जाए, कहता य व र ल, इन 4 वर्णों में क्रमशः ये परिवर्तित हो जाए, बदल जाए। लेकिन ये कब बदलेगा, कहता ये तभी बदलेगा जबकि अची, अची में मूल शब्द अच है, इसका मूल शब्द अच। अच मतलब होता है जितने सारे स्वर वर्ण होते हैं, संस्कृत में 13 स्वर वर्ण होते हैं, उसको हम लोग अच कहते हैं। ये अच भी एक प्रत्याहार है, स्वर प्रत्याहार के अंदर। जैसे यहां से देखिएगा ऐ उन से अ, ये यहां से शुरू हुआ, और देखिए चौ कहाँ है, यहाँ ऐ औच यहां तक, मतलब अ से लेकर के यहां से लेकर के ये चौ तक के बीच में जितने सारे वर्ण आए सभी के सभी स्वर वर्ण हैं। और ये सभी स्वर वर्ण का एक तरह से कहें तो दूसरा नाम अच हो गया, क्योंकि अ से लेके चौ के बीच में सारे के सारे स्वर वर्ण आ गए हैं। ठीक है, आप काउंट करेंगे तो पूरा 13 का 13 इसमें मिलेगा, ह्रस्व और दीर्घ दोनों को जोड़ करके। तो यहां भी कहता है कि अच परे होने पर, मतलब ये ई जो है यो में तब बदलेगा, या उ जो है वो में तब बदलेगा, या री जो है र हलंत में तब बदलेगा, या लिरी जो है ल हलंत में तब बदलेगा जबकि इसके बाद में कोई स्वर हो। और स्वर कैसा हो, भिन्न स्वर हो, एक समान स्वर नहीं हो। स्वर कैसा हो, भिन्न स्वर हो। भिन्न मतलब अलग, एक तरह का नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है यदि इधर अ है तो प्लस इधर अ या आ नहीं होना चाहिए, है ना, इससे भिन्न होना चाहिए। दोनों भिन्न नहीं है, दोनों समान है, सवर्ण है। तो भिन्न कैसे होगा, जैसे इधर अ है तो इधर ई है, तो अ और ई, अ के बाद जो आने वाला ई है ये भिन्न स्वर कहलाता है, मतलब दोनों एक समान नहीं है, अ से ई भिन्न है, दोनों का उच्चारण स्थान अलग अलग है। तो इसलिए भिन्न स्वर हुआ, तभी जो है यन संधि होगी, नहीं तो यन संधि नहीं हो सकती है। ये बात है। अब हम लोग इसके उदाहरण को देखेंगे तो और ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा और ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे कि अब देखिए चारों का उदाहरण हम लोग एक एक लेते हैं, बाकी एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं। तो
ई का पहले देखते हैं। ये यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि ई जो है, इक जो है यन में बदल गया। इस पद्धति को हम लोग आदेश कहते हैं। आदेश कहने का मतलब है कि हमारे संस्कृत व्याकरण में एक पद्धति है कि दो शब्द आते हैं, एक आदेश और आगम। जरा दोनों शब्दों के मीनिंग को हम लोग थोड़ा सा जल्दी से समझ लें। आगम होता है जैसे कोई वर्ण किसी वर्ण के पहले आकर के बैठ जाता है, उसको हम लोग आगम कहते हैं, ठीक है ना। और वैसे वर्ण जो एक वर्ण को पूरी तरह से हटा करके उसके जगह पर आकर के जब दूसरा वर्ण बैठ जाता है तो उसको हम लोग आदेश कहते हैं। तो यहाँ पर आगम नहीं हुआ है, यहाँ पर आदेश हुआ है। जैसे कि हम लोग संस्कृत लिखते हैं तो संस्कृत में क्या होता है, सम जोड़ कृत, सम जोड़ कृत। लेकिन जब लिखते हैं संधि करके तो क्या लिखते हैं, संस्कृत। तो जब संस्कृत लिखते तो यहाँ पर क्या है, सम तो सम है ही, एक्स्ट्रा ये जो स आया ये कृत के पहले आकर के बैठ गया, तो इसको हम लोग आगम कहेंगे। लेकिन जैसे ही हम लोग यहाँ पर देखिएगा ई के स्थान पर ई को हटा करके जैसे ही य बैठ जाएगा तो इसको हम लोग आदेश कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, जैसे आप उदाहरण देंगे तो ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। जैसे इति जोड़ उक्ति, पहला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। इति जोड़ उक्ति, इति जोड़ उक्ति। यहां पर इति में देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ती में इकार है तो ई हो गया, त हलंत है। उसी तरह से जैसे पहले हम लोग स्वर को अलग करते हैं, इससे हमने स्वर को निकाल दिया, त हलंत से स्वर को निकाला तो क्या निकला, कौन सा स्वर इसमें लगा हुआ है, ह्रस्व ई है, प्लस उक्ति का क्या है, ऊ है। अब इधर इसके आगे है इक्ति, ठीक है। अब ध्यान देना है, कहता है कि दोनों स्वर जो है ई और ऊ, कहता है कि इससे भिन्न स्वर है। इधर यदि ई है तो इधर क्या है, ऊ है। दोनों एक समान स्वर नहीं है। यही कहा कि इससे स्वर भिन्न होना चाहिए, मतलब भिन्न स्वर यदि बाद में हो, परे हो, मतलब इधर ई हो और परे मतलब ये परे हुआ बाद में, ऊ मतलब इधर ई है तो इधर ऊ है। तब इस स्थिति में ई जो है ये बदलेगा। इस जगह पर एक चीज और ध्यान देने लायक है कि यहां पर देखिएगा दोनों स्वर समाप्त नहीं होता है। इससे पहले जो हम लोग देखे थे वहां पर क्या होता था कि दोनों स्वर वर्ण मिल करके एक वर्ण बन जाता था, तो चूंकि वो स्वर था इसलिए। लेकिन यहां पर क्या है कि स्वर जो है वो व्यंजन में बदल जा रहा है। ऊपर देखिए सारा का सारा स्वर है, ई ऊ री लिरी, और नीचे जो है य व र ल, ये सारा व्यंजन वर्ण है। तो यहां पर ई जो है वो य व्यंजन में बदल जाएगा, क्योंकि सारा कंडीशन यहां पर लागू हो रहा है। इस प्लस के बाद ई से भिन्न स्वर ऊ है, तो तब जो है ई जो है य में बदलेगा। यदि ई के बाद इधर भी ई रहता तब ई जो है य में नहीं बदलता, तब तो यहां फिर दीर्घ संधि हो जाती, ई और ई मिलके दीर्घ ई हो जाता। लेकिन चूंकि बाद में यहां पर दीर्घ ये ह्रस्व उ लगा हुआ है और इधर भी ह्रस्व ई है, लेकिन दोनों स्वर एक का उच्चारण स्थान इच्छु यशानम तालु, तालु है, तो दूसरा का नाम उच्चारण स्थान क्या है, उपु पधमानिया नाम ओष्ठौ। नहीं, जो उच्चारण स्थान हम लोग पहले पढ़े थे ना, इसीलिए पढ़े थे। उच्चारण स्थान को पढ़ने का उद्देश्य यही था ताकि हर जगह इसकी आवश्यकता देखिए आप महसूस कर रहे होंगे कि पढ़ रहा है। तो यहां जो है ऊ है, तब यहां पर अब क्या होगा, ई है, त हलंत हो गया, फिर इधर य है, य हलंत है, फिर इधर क्या है ऊ, इधर इक्ति, उक्ति का उक्ति है, ठीक है। अब ध्यान दें, इसको मैं अलग इसलिए लिखा हूं कि ये स्वर जो है इस व्यंजन में प्रवेश करेगा। चूंकि य हलंत है तो य में स्वर का स्थान खाली है, और सबको जोड़िए, ई त हलंत लगने का मतलब कि त भी आधा है, तो त आधा हो गया। य के आगे ऊ है तो ऊ य में प्रवेश कर जाएगा, तो हो जाएगा यू। आधा क त है तो आधा क त संयुक्त इकार इत्युक्ति, है ना। इसी प्रकार से यदि जोड़ अपि यद्यपि भी बनता है, उसमें भी यदि में ये लगा है और आगे अ है तो य पूरा हो जाता है, तो इस प्रकार यद्यपि बनता है। तो जो भी संधि आप यन संधि करेंगे, जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे संधि का, एक बार जब चार्ट पेपर आपको देंगे बनाने के लिए सारी संधि को मिला करके, तो आप उसको बना सकते हैं। तो ये पहला हो गया ई का उदाहरण। दूसरा देखेंगे हम लोग ऊ का।
अब इसे हम मिला दे, इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका काम फिर से आगे पड़ेगा तो देखा जाएगा। ये यदि आप चाहें तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हाँ, चूँकि चाहे फिर आगे इसको हम लोग लिखते हैं यहाँ पर। दूसरा उदाहरण ले सकते हैं किसका, ऊ का, जैसे मधु जोड़ अरी, मधु जोड़ अरी, अनु जोड़ आया, और भी जितना भी इस प्रकार का आपको ये उदाहरण मिलेगा, बहुत सारा उदाहरण है। तो मधु जोड़ अरी एक उदाहरण में देख रहा हूँ, तो मधु जोड़ अरी में फिर देखिए इसमें कौन सा स्वर लगा है, ऊ लगा है, तो म है, ध हलंत करेंगे तो ध से क्या निकला, ऊ स्वर निकला, ऊ, फिर प्लस आगे क्या है, अरी, है ना, अरी। अब जो ऊ है, इस ऊ के बाद क्या है, अभिन्न स्वर है, ऊ के बाद अभिन्न स्वर है, दोनों एक समान स्वर नहीं है। तब इस स्थिति में ऊ किस में बदल जाएगा, व में बदल जाएगा। यहां देखिए, यहां देखिए ऊ जो है व में बदल रहा है, क्योंकि सारा कंडीशन यन संधि का सारा कंडीशन यहां फॉलो हो रहा है। भिन्न स्वर भी बाद में, तो ऊ बदल गया व हलंत में। अब देखिए म ध आधा हो गया, क्योंकि ध हलंत है तो म आधा हो गया, ध आधा हो गया, और व के आगे अरी का अ आया है तो वह पूरा हो जाएगा, और फिर री है तो मध्वरी। इस प्रकार से ये मध्वरी शब्द का निर्माण होगा। मधु जिसका अरी है, जिसका शत्रु है, वो मध्वरी हो गया। ठीक है, इसी तरह से हम अगला उदाहरण देख सकते हैं री का। इसको यदि हम साफ करते हैं इधर से, हम तीसरा उदाहरण देखें री का। तो री का हो जैसे मातृ आदेश, मातृ जोड़ आदेश, ये आपका उदाहरण है यन संधि का। तो मातृ जोड़ आदेश। अब देखिए माँ हो गया, त हलंत किया आपने, इससे कौन सा निकला स्वर, री, री स्वर निकला, प्लस इधर क्या है, आदेश, इधर है आदेश। तो ये देखिएगा कि मातृ में तो में रीकार है, और इस रीकार के बाद इससे भिन्न, री से भिन्न स्वर क्या आगे आया है, आ, आगे आया है आ। तो अब इसमें री किस में बदलेगा, र हलंत में, री बदल जाएगा र हलंत में। अब इसको सबको जोड़िए, माँ त हलंत, र हलंत प्लस आदेश है ना, आदेश, सबको आप जोड़ेंगे तो त हलंत और र हलंत मिलके त्र बनता है, त्र, त हलंत और र हलंत मिलके त्र, आगे आ गया आ। तो चूंकि इसमें स्वर का स्थान र में खाली है तो हो जाएगा मात्रा देश, सबको जोड़िएगा तो हो जाएगा मात्रा देश, माता का आदेश। इस प्रकार से पितृ जोड़ आदेश, पित्रादेश। तो यहाँ पर री से भिन्न स्वर आ, पहले मैंने गलती से वो री के आगे भी री दे दिया तो यहाँ पर दीर्घ री हो जाता, जो कि दीर्घ संधि का वो उदाहरण होता, लेकिन ये यहाँ पर इससे भिन्न स्वर का होना जरूरी है, तभी ये यन संधि हो सकती है। अगला है आपका लिरी का। री का तो हो गया, लिरी ये बड़ा आसान है ना। अब हम लोग इसका लास्ट उदाहरण है लिरी चौथा का। इसका है लिरी जोड़ आकृति, लिरी जोड़ आकृति। इसमें तो कहीं कुछ ज़्यादा शब्द का बदलने की आवश्यकता ही नहीं है, डायरेक्ट लिरी स्वर ही आया है। तो ये लिरी स्वर जो है ये किस में बदल जाएगा, ल हलंत में। यहाँ देखिए लिरी बदलता है ल हलंत में, री बदलता है र हलंत में। तो लिरी डायरेक्ट बदल गया किस में, ल हलंत में। अब प्लस आगे स्वर क्या है, आकृति का आकृति, आकृति। सबको जोड़ेंगे तो बन जाएगा ल में आ जाएगा तो हो जाएगा क्या, ला कृति। क्या हो जाएगा, ला कृति। तो इसमें आपने देखा कि हर स्वर वर्ण के स्थान पर व्यंजन वर्ण आदेश हो जाता है। मतलब
यहां पर देखिएगा री को हटा करके डायरेक्ट क्या आ गया, लो आ गया। उसी प्रकार से देखिएगा री को हटा करके डायरेक्ट रो आ गया, है ना। यहां पर ये रो हलंत है, री को हटा करके डायरेक्ट रो बैठ गया, मतलब री का जो अस्तित्व है वो पूरी तरह से समाप्त हो गया, उसका स्थान हट गया, उसके स्थान पर आकर के रो बैठ गया। तो इसलिए मात्र यहाँ भी, तो इसी को हम लोग आदेश कहते हैं। तो आगम और आदेश ये क्या कहते हैं, व्याकरण का अपना एक पद्धति है, एक नियम है। वर्णों का जब हम निर्माण करते हैं तो ये एक पद्धति है, इसकी अपनी एक प्रणाली है, जिस प्रणाली के तहत ये शब्दों का हम लोग इस प्रकार से निर्माण करते हैं। मैं फिर आपको एक बार मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस आप देख रहे हैं, एग्जामिनेशन में आपको सिर्फ मातृजोड़ादेश दिया हुआ रहेगा, आपको बनाना होगा सिर्फ मात्रादेश या मात्रादेश दिया हुआ रहेगा, तो आपको मातृजोड़ादेश सिर्फ आपको विच्छेद करना होगा। ये तो मैंने प्रोसेस बीच में इसलिए बता रहा हूँ कि यही तो संधि का एक ट्रिक है, बड़ा ही यूनिक ट्रिक है। जो बच्चे इस ट्रिक के अनुसार, इस सूत्र के अनुसार अगर इन चीज़ों को समझते हैं तो उन्हें कठिन से कठिन, चाहे अननोन से अननोन शब्दों को भी यदि दे दिया जाए तो कभी भी उसे परेशानी नहीं हो सकती। वो इस फॉर्मूले के नियम के तहत इस पूरे रूप को वो बना सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि संधि, वर्ण, वर्ण उच्चारण स्थान, आपको आईएएस के एग्जाम में भी जो बच्चे संस्कृत रखते हैं, वो मैं बता दूं कि जो बच्चे 10 तक संस्कृत का जो व्याकरण पढ़ते हैं, वो बड़े बड़े कंपटीशन, इवन कि अब जो बच्चे आईएएस संस्कृत यूपीएससी का एग्जाम देते हैं, उनमें भी ये जो है आपको अभी से यदि कंप्लीट कर लेते हैं तो 25 से 30 नंबर उनका यूपीएससी के एग्जाम में भी वो फिक्स हो जाता है, इसी से रहता है, कभी भी इससे बाहर नहीं जा सकता। वो व्याकरण का अपना एक एरिया है। बस ये बेसिक चीज़ यही है, जो इस फंडा को समझ गया उससे आगे कभी दिक्कत नहीं होती है। होता क्या है कि बच्चे जब आगे बढ़ते हैं, जब व्याकरण को पढ़ते हैं, तो उस समय वो क्या करने लगते हैं, बस बीच बीच से केवल शब्दों को उठाते हैं, बनाते हैं, रट जाते हैं, समझ नहीं पाते हैं कि कैसे कैसे वो, अब मात्रा देशा हुआ तो कैसे हुआ, लाकृति हुआ तो कैसे हुआ, यद्यपि बना तो कैसे बना, रट गए, यदि जोड़पि यद्यपि, लेकिन वो कैसे होता है, ई कैसे य में बदला, किस सूत्र से हुआ। तो ये सारी चीज़ों को यदि आप डिटेल्स जानते हैं शुरू से, तो आपको बड़ा से बड़ा कितना भी कठिन से कठिन संधि आपको दे दी जाए, या जब आप बुक पढ़ते हैं तो जब तोड़ने की आवश्यकता होती है, शब्दों को अलग अलग करने की आवश्यकता होती है, तो वहाँ आपको परेशानी कभी भी नहीं हो सकती है। तो इसलिए आपको ये आपने देखा कि यन संधि में इको यनची, ये सूत्र को जरूर आप याद कर लें ताकि आपको आगे हमेशा काम आए। इससे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि पूरा का पूरा एक साथ आपको उपलब्ध हो जाए। फिर जो है इसको हम लोग फिर अब लास्ट, इसमें जो 5 भाग है संधि का, उसमें हम लोग फिर अब अयादी संधि देखेंगे, इससे आगे वाला, है ना। तो फिर अयादी संधि के बाद वो हम लोग लास्ट करें। फिर उसके आगे फिर और भी देखते हैं, कुछ 1-2 स्वर और हैं, पर रूप वाला है या पूर्व रूप है, वो भी ज़रूरी है जानना चाहिए। कई बार एग्जामिनेशन में उससे भी क्वेश्चन आता है, तो नहीं होगा तो उससे भी हम लोग, जो स्वर के ही अंतर्गत उससे भी काउंट किया जाता है, उससे भी हम लोग देख सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग यन संधि को यहीं समाप्त करते हैं और फिर अब आगे हम लोग देखेंगे अयादी संधि नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।